हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के पहले कम्प्लीटली इंडिजिनस आर्म्ड ड्रोन के बारे में। तो इस ड्रोन का नाम आर्चर है और ये बेस्ड है रुस्तम 1 पे। तो ये बात आपको बता दें कि रुस्तम 1 की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2009 में ही हो गई थी, बट एज अ रिकॉग्निजेंस ड्रोन जो है वो इतना बड़ा सक्सेस नहीं रहा था। सर्विस सीलिंग और एंड्योरेंस जो है वो इतनी कुछ खास नहीं थी, इसलिए इंडियन आर्म फोर्सेस का जो फोकस है वो रुस्तम 2 था, या फिर तपस BH-201 जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस का मेन फोकस था सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस जैसे मिशन को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन पिछले कुछ समय में हमने ये देखा कि जो छोटे ड्रोन्स होते हैं वो भी काफ़ी सक्सेसफुल निकलकर सामने आते हैं। ऑल तो हम इसे बायरेक्टर TB2 से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा एंड्योरेंस मिल जाता है, लेकिन फिर भी अटैक मिशंस परफॉर्म करने के लिए ये एक कैपेबल ड्रोन है। तो इस ड्रोन पर फिर से काम किया गया और इसे एक लाइट अटैक ड्रोन बनाया जा रहा है। ये बात यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि अभी तक ये बनकर कम्प्लीटली तैयार नहीं हुआ है। एक्चुअल बॉम्ब्स यहाँ से फायर नहीं किए गए हैं। डमी पेलोड को इससे ड्रॉप करके इसी साल देखा गया है और नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है एक्चुअल वेपन्स लगाकर ट्रायल्स जो है वो कंडक्ट कर लिए जाएं। यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको फ्लाइट एंड्योरेंस जो है वो 10 से 12 घंटे का मिल जाता है। वहीं पर मैक्सिमम स्पीड जो है आपको 350 किलोमीटर तक की मिल जाएगी। ऑपरेशनल एल्टीट्यूड जो है मैक्सिमम वो 22,000 फीट या फिर ऑलमोस्ट 6,700 मीटर का मिलता है, जिसको हम काफ़ी डिसेंट कह सकते हैं। ऑल्दो जो मेल UAVs होते हैं वो इससे ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं, पर अगर हम हायर एल्टीट्यूड ऑपरेशन को यहाँ से एक्सक्लूड कर दें और नॉर्मल सरफेस ऑपरेशंस को देखें तो उसके हिसाब से ये जो नंबर है वो डिसेंट है। उसके बाद बात करें इसकी मैक्सिमम रेंज की तो वो आपको 250 किलोमीटर की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं है। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मैक्सिमम डेटा लिंक के थ्रू आपको 250 किलोमीटर तक का ही मिलता है। फ्लाइट मोड की बात करें तो इसे कमांड करके भी फ्लाई कराया जा सकता है, ऑटोनोमसली भी ये फ्लाई कर सकता है और इसमें कैपेबिलिटी दी गई है अपने आप ही बेस पर लौटने की, जिसे गो टू होम फीचर कहा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये किस टाइप के वेपन्स जो है वो कैरी कर सकता है। तो 2 हार्ड पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें 50-50 kg का ये पेलोड जो है वो कैरी कर सकता है। तो यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जो है वो लगाई जा सकती हैं, जिसके अंतर्गत हर एक हार्ड पॉइंट में ये कम से कम 2 हेलेना मिसाइल जो है वो कैरी करने में सक्षम होगा, यानी कि 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। तो यहाँ पर एक डाउट केस भी है। जो फ्लाइट एंड्योरेंस है वो 10 से 12 घंटे दी गई है इस UAV की। अब ये फ्लाइट एंड्योरेंस वेपन पेलोड के साथ है या उसके बिना है, इसमें कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जनरली वेपन्स के लगने के बाद जो एंड्योरेंस है वो अपने आप नीचे जाता है। तो अगर ये 10 से 12 घंटे बिना वेपन्स का है तो वेपन्स लगने के बाद ये अपने आप ही 5 से 8 घंटे के बीच में आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस नहीं है, पर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के लिए सफिशिएंट है। तो ये मैक्सिमम 100 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है। उसके बाद जो मेन पेलोड है वो इसका रिकॉग्निजेंस और टारगेटिंग पॉड होगा, जो कि एक EO सेंसर बॉल होती है जिसमें आपका कलर CCD कैमरा होता है, साथ में फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड होता है और लेजर डेजिग्नेटर होता है। तो जो ATGM यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होती हैं उनको टारगेट डेजिग्नेशन जो है वो इसी सेंसर बॉल से मिलती है। तो अब आप इन्हें किस तरह के ड्रोन से कंपेयर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का एक काफ़ी नया ड्रोन है जिसे गिट्स शाहफर 2 कहा जाता है। तो ये शाहफर 2 जो है इसे पाकिस्तान की कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस ने बनाया है। और अगर आप इसकी कैपेबिलिटी को कंपेयर करेंगे आर्चर ड्रोन से तो कई मामले में आर्चर जो है वो बेहतर है, कुछ मामलों में शाहफर 2 जो है वो थोड़ा बेहतर निकलकर सामने आता है। तो आर्चर जो है वो शाहफर 2 से ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा बेटर सर्विस सीलिंग मिल जाती है, एंड्योरेंस जो है वो मोर और लेस सिमिलर है। वहीं पर पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो करीबन 20 किलोग्राम पेलोड जो है वो शाहफर 2 ज़्यादा कैरी कर सकता है, पर ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, वो ये है कि शाहफर 2 में आपको सैटकॉम डेटा लिंक के साथ ज़्यादा रेंज मिल जाती है, लेकिन क्योंकि एंड्योरेंस भी वहाँ पर उतनी ज़्यादा नहीं है और स्पीड भी कुछ खास नहीं है, तो उस एक्सटेंडेड रेंज का बहुत फ़ायदा जो है वो नहीं मिलता है। तो इस टाइप के जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादा बड़े ऑपरेशंस के लिए नहीं बनाए गए हैं। तो इनमें अटैक कैपेबिलिटी ज़रूर है, पर वो लिमिटेड है। ये डेडिकेटेड अटैक ड्रोन्स नहीं है। ये आपको रिकॉग्निजेंस अच्छा प्रोवाइड करा देते हैं, जिसमें से 10 से 12 घंटे रिकॉग्निजेंस टाइम दे देते हैं। तो अगर इन्हें बैचेस में यूज़ किया जाए, यानी कि एक ड्रोन जो है वो खाली रिकॉग्निजेंस के लिए हो, दूसरे ड्रोन्स जो हैं वो अटैक के लिए हो, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।